अब आज की न्यूज़ देखते हैं। तो इसमें दिल्ली सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए घोषित रिकॉर्ड इनामों और सरकारी नौकरी से जुड़ा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? तो जीतो बड़ा पाओ बड़ा इनाम, पदक विजेताओं को दिल्ली सरकार देगी अब तक का सबसे बड़ा इनाम। तो दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक नई नीति की घोषणा की जिसमें जिसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों को बड़ी धनराशि का इनाम है। इसमें उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी ग्रेड ए बी सी में। ठीक है, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना क्या है? तो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियाई खेल, पैरा एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रीय पैरा नेशनल टूर्नामेंट। इनमें तो पहले क्या है, 1 करोड़ रुपए मिलते थे। गोल्ड को 3, सिल्वर को 2, ब्रॉन्ज को 1, पर अब इसको कर दिया 6, 4, 2। तो गोल्ड जीतने वाले को 6 करोड़, सिल्वर को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज को 2 करोड़। फिर एशियन गेम्स के लिए मिलेंगे गोल्ड के लिए 3 करोड़, सिल्वर के लिए 2 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़। और कॉमनवेल्थ में मिलेंगे 1.5 करोड़ गोल्ड पे, 1 करोड़ सिल्वर पे, ब्रॉन्ज पे 75 लाख। और नेशनल और पैरा इन पे मिलेंगे नेशनल और पैरा नेशनल गेम्स में गोल्ड पे 10 लाख, सिल्वर पे 6 लाख और ब्रॉन्ज पे 3 लाख। ठीक है, ओलंपिक और एशियन खेल में अगर कोई विजेता पदक जीतता है तो ग्रेड ए की नौकरी मिलेगी। राष्ट्रमंडल और अन्य बड़े इवेंट में जीतता है तो ग्रेड बी और सी की नौकरियां मिलेंगी। फिर यात्रियों खिलाड़ियों को यात्रा और ट्रेनिंग खर्च के लिए भी आर्थिक सहायता मिलेगी। ऐसे 5 लाख तक के विदेश ट्रेनिंग और 2 लाख तक के टूर्नामेंट में भागीदारी के लिए फंड मिलेगा। और ओलंपिक और इंटरनेशनल चयनित खिलाड़ियों को 10 लाख तक का सपोर्ट मिलेगा। और क्या है कि तो सौरभ भारद्वाज जो खेल मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा है यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी की खेलो इंडिया और फिट इंडिया मुहिम से प्रेरित है। बस यही है। फिर अगली न्यूज़ क्या है? तो अगली न्यूज़ है गोवा और कर्नाटक के बीच महादेई नदी के जल विवाद से जुड़ा है। तो गोवा सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल। महादोई नदी का जल मोड़ने पर कर्नाटक के खिलाफ है। तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में बताया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करेगी। यह याचिका महादोई नदी के जल को मोड़ने की गतिविधि को लेकर है जो कर्नाटक द्वारा की जा रही है। महादोई जल विवाद क्या है? गोवा और कर्नाटक दोनों तटीय राज्य हैं जो महादोई नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद में है। इस नदी का जल गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र 3 राज्यों के बीच बढ़ता है। ठीक है, ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? तो केंद्र सरकार ने जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाया था जो नदी के जल बंटवारे का समाधान करे। ट्रिब्यूनल के आदेश को लेकर तीनों राज्य सुप्रीम कोर्ट गए और अभी मामला विचाराधीन है। अवमानना याचिका का कारण गोवा का आरोप है कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामले के बावजूद नदी के जल को मोड़ने की अवैध गतिविधियां की हैं। गोवा सरकार का कहना है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, इसलिए वे कर्नाटक के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका दाखिल कर देंगे। बस यही है। फिर अगली चलें अपन न्यूज़। तो महादोई रिवर को अपन को देख लेना है। फिर एक है कर्नाटक सरकार द्वारा देवदासी प्रथा को ख़त्म करने के लिए नया कानून लाने की योजना से जुड़ा है, जिसमें देवदासी प्रथा के खिलाफ कर्नाटक सरकार ला रही है नया कानून। देवदासी प्रथा क्या है? सदियों पुरानी परंपरा है जिसमें युवतियों को मंदिरों में देवी की सेवा के समान समर्पित किया जाता था। ठीक है, तो देवी की सेवा के नाम पर समर्पित कर देते। बाद में इन लड़कियों का शोषण, दुरुपयोग होता था, विशेष रूप से प्रभावशाली जातियों और जमींदारों द्वारा। नया कानून क्या कहता है? कर्नाटक देवदासी निवारण, निषेध, राहत, पुनर्वास विधेयक पर विचार चल रहा है। नया कानून 1982 के पुराने देवदासी निषेध अधिनियम की जगह लेगा। उद्देश्य देवदासी का पूर्ण अंत और पीड़ितों का पुनर्वास की व्यवस्था। नया कानून बच्चों को वैध संतान, लेजिटिमेट संतान मानेगा और भले ही पिता की पहचान ना हो। ठीक है, सरकारी डीएनए परीक्षण का प्रावधान, सरकार डीएनए परीक्षण का प्रावधान करेगी ताकि बच्चों के पिता की पहचान की जा सके। देवदासी के बच्चे को भी पैतृक संपत्ति, उत्तराधिकार और हक के अधिकार दिए जाएंगे जैसा कि हिंदू व्यक्तिगत कानून में होता है। कानूनी सजा में बदलाव क्या है? वर्तमान में जो कोई भी किसी महिला को देवदासी बनाने या उसके लिए कोई अनुष्ठान कराने की अनुमति देता है उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है। यह कानून में सज़ा को बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाएगा। ठीक है, बस यही है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी बच्ची को देवदासी न बनाया जाए। जो महिला पहले से इस प्रथा में शामिल थी उन्हें पुनर्वास और कानूनी संरक्षण मिलेगा। तो बस यही है। फिर अगली न्यूज़ क्या है? तो अगली न्यूज़ है भारत चीन के बीच बौद्ध धर्म के प्रभाव और नियंत्रण को लेकर एक शांत लेकिन गंभीर संघर्ष चल रहा है। यह लड़ाई न तो समुद्र में है, न व्यापार में, न हथियार में, बल्कि आस्था की लड़ाई है, खासकर हिमालयी क्षेत्र में। अब बौद्ध धर्म और शक्ति की राजनीति क्या है? तो ऐतिहासिक रूप से बौद्ध मठ शांति और साधना के केंद्र रहे हैं, लेकिन आज ये मठ राजनीतिक शक्तियों के मोहरे बन गए हैं। अब लामाओं का पुनर्जन्म केवल धार्मिक विषय नहीं बल्कि राजनीतिक संप्रभुता का भी प्रश्न बन गया है। हिमालयी क्षेत्र
क्या है, तो भारत और चीन दोनों जानते हैं हिमालयी क्षेत्र के में प्रभाव का मतलब पहचान और सत्ता। चीन बौद्ध धर्म को राज्य नीति के उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है। 1950 से चीन ने तिब्बत के धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रित किया, स्वतंत्र लामाओं को बाहर किया और पुनर्जन्म पर नियंत्रण की मांग की। ठीक है, फिर आगे चलें तो चीन की रणनीति क्या है। 2007 में चीन ने कहा कि हर लिविंग बुद्धा को उसकी मंजूरी लेनी होगी। चीन ने गोल्डन यूआरएन की प्रणाली दोबारा लागू की, यानी पुनर्जन्म की घोषणा बीजिंग से ही होनी चाहिए। फिर चीन ने लामाओं का डाटाबेस, मठों की निगरानी और बौद्ध डिप्लोमेसी अभियान शुरू किया। नेपाल, लद्दाख, सिक्किम, भूटान तक अपने प्रभाव को फैलाने के लिए चीन हिमालय के बौद्ध स्थलों का उपयोग कर रहा है। भारत की स्थिति क्या है। भारत पिछले दशक से अपने प्रयास बढ़ाए हैं, जैसे कि खुद को भगवान बुद्ध की जन्मस्थली बताना, बौद्ध सम्मेलन आयोजित करना, लेकिन भारत अभी भी संगठनात्मक रूप से चीन से पीछे है। भारत का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगला दलाई लामा बीजिंग के बजाय भारत के समर्थित परंपरा से चुना जाए। फिर मुख्य टकराव क्या है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को दो परंपराएं आमने सामने होंगी, एक चीन समर्थित और दूसरी तिब्बती बौद्धों में भारत द्वारा समर्थित। यह बौद्ध धर्म की धर्मशास्त्रीय लड़ाई नहीं बल्कि राजनीति, वैधता और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की निष्ठा की लड़ाई है। भविष्य की स्थिति क्या है, तो मंगोलिया से लेकर श्रीलंका, जो भी देश दलाई लामा के उत्तराधिकार का समर्थन देगा वह चीन की नाराजगी झेलेगा। भारत के लिए अवसर और खतरा दोनों है। अवसर भारत को बौद्ध धर्म की वैश्विक छवि को अपनाने का, और खतरा चीन की प्रतिक्रिया का। फिर निष्कर्ष, यह लड़ाई बम और मिसाइल से नहीं बल्कि प्रार्थना और पुनर्जन्म की घोषणाओं से लड़ी जा रही है। हिमालय भारत और चीन के बीच युद्ध का मैदान बन चुका है, जब बौद्ध धर्म एक नया मोर्चा बन गया है। फिर अगले चलें तो अगली न्यूज़ क्या है। यह लेख किसके लिए, रियलिटीज़ बिहाइंड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट ऑफ रिमोट वर्क, तो यानी दूरस्थ कार्य के वैश्विक प्रयोग के पीछे की सच्चाई पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि वर्क फ्रॉम होम को एक आदर्श समाधान माना गया था, लेकिन वास्तव में इससे जुड़ी जमीनी सच्चाई, समस्याएं, असमानताएं काफ़ी जटिल है। वर्क फ्रॉम होम भ्रम और सच्चाई, तो दूरस्थ कार्य को मुक्ति और लचीलापन का प्रतीक माना गया, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग इसके लाभ उठा पाते हैं। ये अंतर सांस्कृतिक अपेक्षाओं, प्रबंधन की हिचकिचाहट और तकनीकी सीमा और मानसिक बोझ की वजह से है। सर्वे और जेंडर से जुड़ी चुनौतियाँ, तो स्टैनफोर्ड और ईफो इंस्टीट्यूट ने 2024-25 में 40 देशों के 16,000 कर्मचारियों का सर्वे किया। अमेरिका, यूके, कनाडा में औसतन लोग हफ्ते में 1.6 दिन वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लेकिन एशिया में यह केवल 1.1 दिन है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया में फिजिकल प्रेजेंस को अब भी वफादारी और कार्यनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं अधिक घर से काम करना चाहती हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में उन्हें अवसर कम मिलते हैं। फिर जेंडर के मुद्दे, कई पुरुष वर्क फ्रॉम होम नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों से डर लगता है। महिलाओं के लिए अक्सर स्वतंत्रता नहीं बल्कि दोहरी भूमिका का बोझ है, काम प्लस घर बन जाता है। कुछ देश जैसे यूरोप में महिलाएं पुरुष दोनों अधिक दिनों रिमोट वर्क करती हैं। फिर क्या है, वर्क फ्रॉम होम में गिरावट। कोविड के बाद से रिमोट वर्क में तेजी की गिरावट आई है। 2023 की शुरुआत में रिमोट कार्य के औसत दिन 2.6 दिन प्रति सप्ताह थे, अब 2.4 दिन हो गए हैं। कंपनियां चुपचाप वर्क फ्रॉम होम मॉडल को समाप्त कर रही हैं, ताकि उन्हें लगता है कि इससे टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। फिर कंपनी और कर्मचारियों की दुविधा क्या है, तो घरों में काम करने के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं होती, जैसे अच्छी कुर्सियां, शांत माहौल, डिजिटल कनेक्टिविटी। रिमोट वर्क से मानसिक तनाव, अलगाव, आइसोलेशन, कार्य जीवन संतुलन बिगड़ने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। समस्या का समाधान क्या है, हाइब्रिड मॉडल को अपनाया जाए, तो कुछ दिन ऑफिस कुछ दिन घर। सरकारों को वर्क फ्रॉम होम के लिए नीति बनानी चाहिए, डिजिटल कनेक्टिविटी सुधारनी चाहिए और कार्यस्थलों को जेंडर के हिसाब से बेहतर बनाना चाहिए। फिर अगली न्यूज़ क्या है, तो अगली न्यूज़ तो वो है कि एगोनी ऑफ एग्जिस्ट, प्रस्थान की पीड़ा। यह लेख भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक दिए गए इस्तीफे और उनके राजनीतिक निहितार्थ पर केंद्रित है। तो क्या है, धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा भारत की संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के लिए झटका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अचानक दिया गया इस्तीफा न चौंकाने वाला था, बल्कि इसने उनके पद से हटने के समय और उनकी सरकार से रिश्तों पर कई सवाल उठाए हैं। राज्यसभा सभापति के रूप में धनखड़ पहले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब उनका कार्यकाल अभी बाकी था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी असंतोष का संकेत नहीं दिया। इस्तीफे की वजहों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सोमवार को संसद में उनके बयान से पहले ही अटकल तेज थी क्योंकि उन्होंने उस दिन की शुरुआत में उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। उनकी अनुपस्थिति और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी रद्द करने से पहले ही संदेह शुरू हो गया था। हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से कई निर्णय नहीं लिए, जिससे यह तय हुआ कि उनके फैसले की वजह कुछ और थी।
फिर ये जब सोमवार को संसद में आए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की। यह साफ हो गया कि यह फैसला राजनीतिक था। तो सीधी बात है कि ये फैसला क्या है, राजनीतिक है। तो क्या हुआ है कि उनकी अनुपस्थिति और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी रद्द करने से पहले ही संदेह शुरू हो गया था। हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से कोई निर्णय नहीं लिया है, बस यही है। तो इसको राजनीतिक कारण मान रहे हैं। धनखड़ के इस्तीफे ने कई संवैधानिक राजनीतिक मुद्दों को जन्म दिया है। एक उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनकी भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए थी, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान यह आरोप लगता है कि वे विपक्ष की आवाज़ को दबाते हैं और सरकार की पक्षधरता दिखाते हैं। उनका रवैया अक्सर विपक्ष और सरकार के बीच दूरी को और बढ़ाता गया। उनका सार्वजनिक तौर पर न्यायपालिका की आलोचना करना, आरएसएस की लाइन को समर्थन देना एक ऐसी स्थिति बनाता है जो उपराष्ट्रपति के पद के अनुरूप नहीं मानी जाती। तो बस यही है। फिर अगली न्यूज़ क्या है? तो अगली न्यूज़ तो यही है। फिर अपन आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है रीडीमिंग इंडियाज न्यूक्लियर पावर, भारत की परमाणु ऊर्जा को पुनर्जीवित करना। लेख इस बात पर केंद्रित है कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, नीति सुधार और निजी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। भारत वर्ष 2047 तक 1000 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है। यह तभी संभव होगा जब परमाणु ऊर्जा को मजबूती से पुनर्जीवित किया जाए। इसमें निजी कंपनी और विदेशी निवेश की भागीदारी को बढ़ाया जाए। भारत की ऊर्जा ज़रूरतें और परमाणु ऊर्जा योगदान। तो भारत की बिजली लगातार बढ़ रही है। सरकार ने 2025-26 तक ऊर्जा मांगों को 250 गीगावाट और 2047 तक 1000 गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य किया है, लेकिन वर्तमान में भारत की कुल बिजली उत्पादन में ऊर्जा का योगदान सिर्फ 3% है परमाणु ऊर्जा का। इस हिस्सेदारी को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि परमाणु ऊर्जा स्वच्छ, विश्वसनीय और कार्बन मुक्त ऊर्जा होती है। नीति संबंधी समस्याएं। भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में है। निजी कंपनी और विदेशी निवेशकों को इस क्षेत्र में घुसने की इजाज़त नहीं है। इससे न केवल निवेश में कमी हुई है बल्कि तकनीकी विकास भी धीमा रहा है। फिर NPCIL के पास सीमित संसाधन और उत्पादन क्षमता है। समाधान के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार को चाहिए कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नीति सुधारे, जैसे निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्र बनाने की अनुमति देना, विदेशी निवेश को मंजूरी देना, परमाणु सुरक्षा और दायित्व न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ में संशोधन करना ताकि निवेशक डरे नहीं। फिर लेख में बताया गया है कि भारत, फ्रांस और रूस जैसे देशों में निजी कंपनियां परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। भारत को भी इस मॉडल को अपनाना चाहिए। फिर अगली न्यूज़ है हरित विकास के लिए परमाणु ऊर्जा क्यों जरूरी है। नहीं तो ये तो अभी तो वही चल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने और कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है। सौर पवन ऊर्जा पर निर्भरता के कारण परमाणु ऊर्जा को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि 24/7 बिजली पैदा दे सकती है, चाहे सूरज हो या नहीं, हवा चले या नहीं। परमाणु ऊर्जा कम जगह में बिजली देती है और लंबी अवधि तक टिकाऊ होती है। लेख में कुछ नए परियोजनाएं जैसे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो कम लागत और सुरक्षित होते हैं, थोरियम आधारित रिएक्टर जिसे भारत के पास प्रचुर भंडार हैं। भारत को इन आधुनिक तकनीकों में निवेश करना चाहिए ताकि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। निष्कर्ष क्या है? अगर भारत को 2047 की 1000 गीगावाट बिजली उत्पादन करना है तो केवल सौर और पवन ऊर्जा से यह संभव नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा को नए सिरे से विकसित करना जरूरी है। बस यही है। फिर अगली न्यूज़ क्या है? तो अगली न्यूज़ है कि आज़ादी से पहले और उसके बाद भारत का संविधान बनाया जा रहा था। उस समय विभिन्न विचारधाराओं से प्रेरित कई संविधान के प्रारूप पेश किए गए। इन प्रस्तावों में भारत की राजनीति, समाज, धर्म, भाषा और आर्थिक व्यवस्था को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण थे। ठीक है, तो ये कह रहा है। तो इस लेख में बताया गया है कि पहले, आज़ादी से पहले और उसके बाद जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था उस समय विभिन्न विचारधाराओं जैसे गांधीवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी, पूंजीवादी आदि से प्रेरित कई संविधान प्रारूप पेश किए गए थे। इन प्रस्तावों में भारत की राजनीति, समाज, धर्म, भाषा और आर्थिक व्यवस्था को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण थे। मुख्य बिंदु क्या हैं? तो कई प्रारूप। एक, सपना भारत की कल्पना। तो संविधान निर्माण से पहले कई संगठनों और व्यक्तियों ने वैकल्पिक संविधान ड्राफ्ट तैयार किए थे। इन सभी का उद्देश्य आदर्श भारत की कल्पना करना जो समावेशी हो, लोकतांत्रिक हो, सामाजिक न्याय आधारित हो। गांधीवादी दृष्टिकोण। गांधीवादी संविधान में ग्राम स्वराज को महत्व दिया गया था। इसमें विकेंद्रीकृत सत्ता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों पर जोर था। धर्म और संस्कृति के संविधान के मूल में रखने की बात की गई थी।
वामपंथी समाजवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवाद समाजवाद से प्रेरित संविधान ड्राफ्ट में संपत्ति के समान वितरण, उद्योग का राष्ट्रीयकरण और किसान और श्रमिकों के अधिकारों को प्रमुखता दी गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण में वर्गहीन समाज और समानता पर बल था। तो कम्युनिस्ट पार्टी के मत क्या था? वर्गहीन समाज और समानता पर बल था। ठीक है, फिर आगे चलें। संघवाद बनाम एकात्मकता। तो कुछ प्रारूप में भारत को एक संघीय ढांचा देने की बात की जिसमें राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जाए, वहीं कुछ में केंद्र की कल्पना की गई, मजबूत केंद्र की, और राज्यों पर नियंत्रण रखे। धर्म और भाषा और जाति से संबंधित दृष्टिकोण। तो विभिन्न प्रस्तावों में भारत की धार्मिक विविधता को लेकर कुछ भिन्न भिन्न सुझाव दिए गए। धर्मनिरपेक्षता को कुछ में प्रमुख बनाया गया, वहीं कुछ में धार्मिक आधार पर नागरिकता संरक्षण की बात की। भाषा नीति को लेकर भी कई प्रस्ताव थे, जैसे हिंदी को प्रमुख स्थान दिया गया, तो कुछ में बहुभाषिकता का समर्थन किया गया। समानता और अधिकार। ज़्यादातर प्रस्तावों में समान नागरिक अधिकार, लैंगिक समानता, जातिवाद विरोधी नीतियाँ, श्रमिक अधिकार शामिल थे। नागरिक स्वतंत्रता, न्याय की बात अधिकतर प्रारूपों में की गई थी। लेख का निष्कर्ष क्या है? भारत का संविधान जो 1950 में लागू हुआ, इन सभी विचारों के बीच संतुलन निकालकर तैयार किया गया। यह संविधान भारतीय समाज की विविधता, ऐतिहासिक अनुभव और भविष्य की आकांक्षाओं का मिला-जुला प्रतिबिंब है। हालांकि जो वैकल्पिक प्रारूप आए थे, उन्होंने संविधान सभा के विचारों की वैधता की और विवादों का समाधान में सहायता की। बस यही है। फिर आगे चलें अपन। तो अगली न्यूज़ क्या है? आफ्टर ग्लोरियस कैरियर मिग 21 फाइटर जेट्स टू रिटायर इन सितंबर। तो क्या हुआ है? भारतीय वायुसेना के मिग 22 लड़ाकू विमान जो पिछले 60 वर्षों से सेवा में है, अब सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। इसकी जगह भविष्य में स्वदेशी तेजस MK-1A विमान लेंगे। तो इतिहास और सेवा क्या है? मिग 21 बाइसन विमान 1963 में पहली बार वायुसेना में शामिल हुआ था। यह सिंगल इंजन सुपरसोनिक साइपर जेट है, फाइटर जेट है, सुपरसोनिक सिंगल इंजन। ठीक है, इसे रूस से लिया गया था। यह विमान ने 6 दशकों तक भारत की वायुसेना सुरक्षा और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेवानिवृत्ति की घोषणा। तो रक्षा मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों से पुष्टि की कि मिग 21 विमान सितंबर में सेवानिवृत्त किए जाएंगे। चंडीगढ़ एयरबस पर एक औपचारिक समारोह पर आयोजित किया जाएगा। मिग 21 ने कई प्रमुख ऑपरेशनों में भाग लिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान इसी विमान से पाकिस्तान के F-16 से भिड़े थे। उन्होंने F-16 को मार गिराया था, लेकिन उनका विमान भी दुश्मन क्षेत्र में क्रैश हो गया था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर और कारगिल युद्ध जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं में मिग 21 का इस्तेमाल हुआ है। फिर भविष्य की योजना। तेजस MK-1 मिग 21 के बाद वायुसेना में इसके स्थान पर स्वदेशी तेजस MK-1 विमानों को लाया जाएगा। इन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। बस यही है। फिर आगे चलें अपन। तो अगली न्यूज़ क्या है? तो अगली न्यूज़ है अमेरिका से प्राप्त उन्नत अपाचे AH-64E की पहली खेप आगमन के बारे में है। तो आर्मी गेट्स फर्स्ट बैच ऑफ एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर फ्रॉम US। तो क्या हुआ है? भारतीय सेना ने मंगलवार को अमेरिका से 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप प्राप्त की। ये हेलीकॉप्टर्स गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर पहुंच गए हैं। इनका क्या महत्व है? अपाचे हेलीकॉप्टर को आधुनिक तकनीक से लैस अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। इन्हें सेना की एविएशन विंग में शामिल किया जाएगा। इनका उपयोग पश्चिमी सीमा और रेगिस्तानी इलाकों में किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर जोधपुर में सेना के एविएशन बेस में तैनात किए जाएंगे। फिलहाल क्या होगा? हेलीकॉप्टर्स को तैनात करने से पहले प्रारंभिक तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के जन संपर्क निदेशालय DPI ने कहा यह हेलीकॉप्टर सेना की संचालन क्षमताओं को काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे। रक्षा मंत्री का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने X पर कहा, सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर का आगमन भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अन्य सैन्य ताकत, प्रभावशीलता और रणनीतिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की विशेषताएं। तो ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टरों में से माने जाते हैं। यह रडार से बचने, टैंकों को नष्ट करने, दुश्मन की स्थिति पर निगरानी रखने और निशाना साधकर हमले करने में सक्षम है। ये पहले हेलीकॉप्टर वायुसेना के पास था, अब यह सेना को भी मिल गया है। तो पहले वायुसेना के पास ही था। फिर निष्कर्ष। भारत की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह एक रणनीतिक उपलब्धि है। अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर से भारत की सेना को तीव्र प्रतिक्रिया, दुश्मन पर हमला करने की क्षमता और सीमा की रक्षा के लिए बड़ी मजबूती मिलेगी। बस यही है। फिर अगली न्यूज़ क्या है? तो पोल पैनल टू हेल्ड इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली।
तो क्या हुआ है, हाल ही में जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर अब चुनाव आयोग को नया उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने को कहा है। क्यों तुरंत चुनाव करना जरूरी है? तो भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता। संविधान में इस पद के लिए कार्यवाहक और उत्तराधिकारी की व्यवस्था नहीं की है, इसलिए नियुक्ति के लिए तुरंत चुनाव अनिवार्य है। तब तक कौन काम करेगा? जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता, राज्यसभा के उपसभापति सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर करते हैं, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। फिर मतदान गुप्त और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है। फिर मतदाता किसी पार्टी विप से बंधे नहीं होते, यानी वे अपनी इच्छा से कहीं भी वोट दे सकते हैं। चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 सांसदों का समर्थन चाहिए। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, मतदान की तारीख और गणना चुनाव आयोग द्वारा घोषित की जाएगी। जमानत राशि 15,000 होती है। ठीक है, तो बस यही है न्यूज़। तो इसका निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष है कि संवैधानिक पद है तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इसलिए पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता। संविधान के अनुसार तुरंत चुनाव होना जरूरी है। फिर अगली न्यूज़ क्या है? इन ओवर 90% ऑफ सीवर डेथ वर्कर हैड नो सेफ्टी गियर। तो क्या है, 2022 और 2023 में देश में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए 54 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इन मौतों की जांच के लिए सामाजिक ऑडिट कराया था, जिससे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मुख्य निष्कर्ष क्या है? सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी। 54 में से 49 मामलों में मृत सफाई कर्मियों ने कोई सुरक्षा उपकरण नहीं पहना था। जिन 5 उपकरणों को दिए गए थे, उनमें से 3 को केवल दस्ताने दिए गए थे, 1 को गमबूट दिए गए थे और 1 दस्ताने और गमबूट दोनों दिए गए थे। 47 मामलों में कोई उपकरण ही नहीं दिया गया, ना कोई मशीनें, ना सेफ्टी गियर, यानी सीधी मानव मल सफाई की गई थी मानव द्वारा। ठीक है। फिर बिना सहमति, कंसेंट के काम। 27 मामलों में सफाई कर्मियों को कोई लिखित या मौखिक सहमति नहीं ली गई थी। जिन 18 मामलों में सहमति ली गई थी, उनमें स्पष्ट नहीं किया गया था कि काम में जान जाने का भी जोखिम है। किसने नियुक्त किया था? 22 मामलों में मजदूरों को व्यक्तिगत तौर पर अनुबंध करके नियुक्त किया गया था। 5 मामलों में सरकारी एजेंसी से जुड़े थे। 3 मामलों में मजदूरों को निजी ठेकेदारों ने रखा था। मौत कितने राज्यों में हुई? तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सबसे अधिकतम मामले सामने आए हैं। फिर है सरकार की प्रतिक्रिया। तो जब संसद में सामने आई रिपोर्ट, तो सामाजिक न्याय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि मंत्रालय ने पहले ही नमस्ते योजना के तहत राज्यों को मैनुअल सफाई पर रोक लगाने के उपाय करने को कहा है। योजना के तहत अब तक 36 राज्यों में 8,942 सफाई कर्मियों की पहचान हुई है। नमस्ते योजना क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम एक सरकारी योजना है जो मैनुअल स्कैवेंजी पर रोक लगाता है, सफाई के काम को मशीनों के माध्यम से करवाता है और सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट और प्रशिक्षण देता है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? मानव मल सफाई पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है। फिर भी यह काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। कानून रूप से अवैध है, लेकिन सरकारी एजेंसी और ठेकेदार इसकी अनदेखी कर रहे हैं। फिर अगली न्यूज़ है, सरप्राइज एट द पेस विद द विच बॉडी अडप्ट। शुभांशु। तो शरीर जिस तेजी से खुद को डालता है वह चौंकाने वाला है, शुभांशु ने कहा है। क्या कहा शुभांशु ने? अमेरिका में चल रहे पुनर्वास कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट साझा की। उन्होंने कहा कि वह इस बात से आश्चर्यचकित है कि हमारा शरीर नई परिस्थितियों के अनुसार कितनी तेज़ी से खुद को डाल लेता है। अंतरिक्ष में शरीर में होने वाले बदलाव। शुभांशु ने बताया कि अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी के कारण शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। फ्लूइड शिफ्ट, शरीर के द्रव ऊपर की ओर खिसक जाते हैं। हार्ट रेट में परिवर्तन, बैलेंस रीएडजस्टमेंट, संतुलन में दबाव, मसल लॉस, मांसपेशियों की क्षति। फिर ये सब परिवर्तन अंतरिक्ष की परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। धरती पर लौटने पर जब शरीर पुनः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आता है, तब उसे एक बार फिर से अनुकूलन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया भी शरीर तेजी से कर लेता है और इसी बात ने शुभांशु को चौंका दिया। यह खबर हमारे शरीर की अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी को उजागर करती है। शुभांशु का अनुभव दर्शाता है कि अंतरिक्ष यात्रा न केवल वैज्ञानिक मिशन होता है, बल्कि यह मानव शरीर और मन के अद्भुत सामंजस्य का भी उदाहरण है।
फिर अगली न्यूज़ क्या है, इंडिया यूएस ट्रेड डील, डेडलॉक कंटिन्यूज ओवर एग्रीकल्चर। तो भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर लंबे समय से बातचीत चल रही है। 15 अगस्त की समय सीमा के आसपास इस डील को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण अभी भी गतिरोध बना हुआ है। कृषि उत्पादों पर टैरिफ, अमेरिका चाहता है भारत अपने कृषि उत्पादों पर टैरिफ को कम करे। भारत इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि उससे उसके किसानों को नुकसान हो सकता है। फिर ऑटोमेटिव कंपोनेंट, दोनों देश ऑटो पार्ट्स के आयात निर्यात पर भी मतभेदों का सामना कर रहे हैं। भारत की स्थिति, भारत कह रहा है कि अमेरिका को चाहिए कि वह भारत की GSP के तहत फिर से व्यापारिक रियायतें दें, यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। भारत ने कुछ कृषि उत्पाद जैसे बादाम, अखरोट, वाइन आदि पर अमेरिका की मांगों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है, लेकिन अन्य मामलों पर सहमति नहीं बनी है। अमेरिका की स्थिति, अमेरिका चाहता है भारत बाजार अधिक खोले, विशेष रूप से कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए। ट्रंप प्रशासन का जोर भारत से ज़्यादा रियायतें लेने पर है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बड़ा समझौता नहीं हो पाया है। भारत ने कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी समर्पण की जरूरत है। GSP को फिर से बहाल करने और कृषि उत्पादों की पहुंच बढ़ाने पर बातचीत अटकी हुई है। तो बस यही है। फिर अगली न्यूज़ क्या है, क्लाइमेट चेंज और अत्यधिक मौसम यानी एक्सट्रीम वेदर के प्रभाव को लेकर है, जो अरबों डॉलर के नुकसान का कारण बन सकते हैं। यह रिपोर्ट विश्व बैंक की है, जिसमें एक्सट्रीम वेदर में हार्म इंडियन सिटीज़ एंड कॉज बिलियंस ऑफ डॉलर इन लॉसेस। तो क्या कह रहा है कि भारत के कई बड़े शहर जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मौसम की घटनाओं जैसे हीट वेव, बाढ़, तूफान के कारण गंभीर आर्थिक नुकसान झेल सकते हैं। इन प्रभावों से 2025 तक अरबों डॉलर का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट बताती है भारत के 6 सबसे बड़े शहर चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। शहरों में 2030 तक जनसंख्या घनत्व और वल्नरेबिलिटी बहुत अधिक हो जाएगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं, शहरीकरण और मौसम। बढ़ता शहरीकरण और जलवायु संकट को और अधिक गंभीर बनाते हैं। फिर गर्मी और बाढ़ का खतरा है, इन शहरों को खासकर अत्यधिक गर्मी और फ्लडिंग का बड़ा खतरा है। आर्थिक प्रभाव, अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। 2025 तक का अनुमान, लगभग 70% अरब डॉलर की संपत्ति का जोखिम जलवायु संकट के कारण बढ़ सकता है। क्या किया जाना चाहिए? रिपोर्ट कहती है कि भारत को अपने शहरों को क्लाइमेट रेजिलियंस बनाना होगा। इसके लिए जल प्रबंधन में सुधार, हरित स्थानों का विकास, स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और आपातकालीन योजना आवश्यक है। बस यही है। फिर अगली न्यूज़ क्या है, तो अगली न्यूज़ है US टू पुल आउट UNSC अगेन 2 years आफ्टर रिजॉइनिंग। तो UNSC से अमेरिका फिर हटेगा दोबारा शामिल होने के केवल 2 साल बाद। तो इसमें क्या हुआ है, मुख्य बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका US ने घोषणा की है कि वह UNSC से फिर से बाहर निकलने जा रहा है। यह निर्णय मंगलवार को घोषित किया गया। अमेरिका ने 2023 में फिर से शामिल होने के बाद 2025 के अंत में फिर से बाहर होने का निर्णय लिया है। निर्णय क्यों लिया? अमेरिका का मानना है UNSC की नीतियां राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है। अमेरिका ने यूनेस्को पर आरोप लगाया कि वह इजरायली विरोधी एजेंडा को बढ़ावा दे रहा है। स्टेट ऑफ पैलेस्टीन की सदस्यता देना अमेरिकी नीति के खिलाफ है। स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को सदस्यता देना। फिर अमेरिका ने 2018 में यूनेस्को से बाहर होने का फैसला किया था, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। इसके बाद बाइडेन प्रशासन फिर से शामिल होने का निर्णय लिया था। अब फिर से बाहर होने की नीति कर रहे हैं। तो यूनेस्को की प्रमुख कौन सी है? आंड्रे अजूले ने इस फैसले को गंभीरता से निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका फिर से हटेगा, लेकिन अब उसकी तैयारी कर ली गई है। अमेरिका ने इस फैसले के साथ कुछ अनिर्दिष्ट आरोप भी लगाए हैं। अमेरिका को स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को सदस्य बनाए जाने से आपत्ति है। उनका कहना है कि इसे एंटी इजराइल माहौल को समर्थन मिलता है। यह निर्णय अमेरिका की विदेश नीति के विपरीत है। फिर बस यही है, 2025 के दिसंबर तक यूनेस्को से बाहर हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ने कहा कि अगर स्थितियां बदलती है तो यूनेस्को में फिर से शामिल होने का रास्ता खुला रहेगा। तो बस यही न्यूज़ थी एक।